हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हमारा परिवार जो है 7,000 का हो गया है और आगे आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे कि हम आपके लिए कंटिन्यू काम करते रहें। स्वागत है आपका। शाम को 7:30 बज रहे हैं और स्वागत है आपका आज के इस इतिहास के प्रैक्टिस सेट में जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर रहे हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपका डाउट हो टीजीटी और पीजीटी से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसके जवाब आपके सवाल का जवाब मैं दे सकूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी, बीएस वाकड़कर, एचडी संकालिया या फिर व्हीलर ने? तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एचडी संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एचडी जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर? तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है। चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जे.एच. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहृदय या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद? वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो यह कि किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, सॉरी चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी। और झेलम को बितस्ता, अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना जाता था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या फिर मत्स्य, शूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप यापनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस? तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी नियार्कस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन? तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यपति या फिर बाणभट्ट? तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी? तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में? कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार? तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर? तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगर आप प्रश्न लेते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है?
कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दसवंत या फिर अबुल हसन? तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह, फैज़ी, बदायूनी या फिर ताजुल माली? तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह? तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत? तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।